गुड मॉर्निंग क्लास 11 स्टूडेंट्स। हम लोग बिजनेस स्टडीज़ की डिस्कस कर रहे थे। इस क्लास में बिजनेस स्टडीज़ के डिस्कशन में हम लोग आगे बढ़ रहे थे और बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 4 को हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 को पढ़ा था, बिजनेस सर्विसेज को। और हमने आपको वहाँ पर बिजनेस सर्विसेज के बारे में बताया था कि क्या क्या बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज हैं, सेकेंड इंश्योरेंस सर्विसेज हैं और थर्ड ट्रांसपोर्टेशन। ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो इन्हीं सर्विसेज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना था और इसको हम लोग ने डिस्कस किया था। अब क्या करना है हम लोग को जो बातें करनी है, हमने बताया था वहाँ पे कि कितने टाइप्स के बैंक होते हैं और उन बैंकों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने बताया था आपको। लेकिन जो इसमें से सबसे मेन रोल प्ले करने वाला बैंक है, जो मेन रोल प्ले करता है बैंक, वो कॉमर्शियल बैंक होता है। मैंने बताया था बैंक इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी का बैकबोन होता है कौन? बैंक। अगर बैंक की पोजीशन, फिनेंशियल पोजीशन बेटर है तो मेरी इकोनॉमी बेटर होगा। इसी वजह से जब ये गवर्नमेंट आई, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उस गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया बैंकों के मर्जर का। मतलब इसके करने का क्या था? मतलब बैंकों के मर्जर करने का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि बैंक जब मर्ज होंगे, मतलब मैं आपसे बताऊं, आप दुबले दुबले लोग 4 लोग हो, अलग अलग लड़ाई करते हो एक पर्सन से, एक अकेला जीत जाएगा अलग अलग से लोगों से, लेकिन वही 4 मिल करके उससे लड़ाई करोगे तो वो हार जाएगा। वही कंडीशन हमारे इकोनॉमी में भी क्रिएट हुआ। सरकार ने किया क्या, मैं आपको ये करंट से जोड़ रहा हूं कि अभी क्या हो रहा है इसके लिए बैंकिंग से। यानी सरकार ने कहा बैंकों के फिनेंशियल पोजीशन को बेटर करना है तो 2 बैंकों को जोड़ने का काम करो। 2 बैंकों को जोड़ने का काम करो। जब 2 बैंक एक साथ जुड़ जाएंगे, 2 बैंक एक साथ मिल जाएंगे, तो उससे क्या होगा? उस बैंक की फिनेंशियल पोजीशन बेटर हो जाएगी और वो और ही ताकतवर बैंक बन जाएगी। और उससे क्या होगा? हमारी इकोनॉमी में और भी लोन प्रोवाइड होंगे, और भी फैसिलिटी मिलेगी, तो लोग और भी बिजनेस करना शुरू करेंगे। लोगों को बैंक लोन तभी दे पाएगा जब बैंक के पास खुद पैसा होगा, और बैंक के पास तब पैसा होगा जब बैंक का फिनेंशियल पोजीशन बेहतर होगा। और फिनेंशियल पोजीशन को बेटर करने के लिए गवर्नमेंट ने एनपीओ को कम करने के लिए ही इस बैंकों को एक साथ मर्ज करने का काम किया है, जिससे हम अपने बिजनेस को यहाँ पर बैकबोन प्रोवाइड कर पाए, जिससे हमारा बिजनेस ग्रोथ कर पाए, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर पाए। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद हम लोगों ने बात क्या पढ़ना था हम लोग को? अब उस बैंकों में से एक बैंक जो कॉमर्शियल बैंक था, वो सबसे मेन रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में। मेन रोल जो प्ले करने वाला बैंक है वो कॉमर्शियल बैंक है। वो क्या मेन रोल प्ले करता है? वो कुछ ऐसे फंक्शन को परफॉर्म करता है जिससे हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पर क्या क्या फंक्शन जो है हमारे कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कॉमर्शियल के पहले हम लोगों ने पढ़ा था, फिर आज पढ़ेंगे क्या फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। फर्स्ट कहता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। बताइए जिस बैंक में आप जाते हैं, चाहे पीएनबी हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो, चाहे सेंट्रल बैंक हो, चाहे केनरा बैंक हो, चाहे देना बैंक हो, किसी बैंक में आप जाइए, जब आप उस बैंक में जाते हैं या बैंक में आपका अकाउंट होता है, तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है? सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स होता है। बात सही है। सबसे पहला काम क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। आपके पैसे को वो डिपॉजिट करता है, आपकी सेविंग को बढ़ाता है, ठीक। लेंडिंग ऑफ फंड्स, आप कह रहे हैं मान लीजिए कुछ लोगों से पैसा लेता है और कुछ लोगों को रिक्वायरमेंट है तो उसको पैसा दे देता है, तो ये होता है लेंडिंग ऑफ फंड्स। उसको पैसे को क्रेडिट पर प्रोवाइड करता है। फिर चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसा चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करना? मतलब
लोगों को क्या देता है, चेक फैसिलिटी देता है। जरा बताइए इससे क्या फायदा होता है। सबसे पहले चेक फैसिलिटी से दो सुविधाएं होती हैं। एक तो ब्लैक मनी रुकेगा, जैसे हम किसी को चेक से पेमेंट करें तो ब्लैक मनी रुकती है, ब्लैक मनी जनरेशन कम होता है। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो कैश है उसको चोरी होने से बचता है। चोरी होने से क्या होता है, बच जाता है। अगर चेक पैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए हमको लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो क्या हो गया, अब हम पैसा लेके जाएंगे तो वो चोरी होने की संभावना है रास्ते में। लेकिन हम लोग क्रॉस चेक लेकर के जाते हैं, रास्ते में कोई छीन भी लेता है तो आराम से दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उस चेक का पेमेंट उसी पर्सन को होना है जिसके नाम से वो चेक है, उसके अकाउंट में होना है। तो कोई भी चोरी करके जाएगा उसके अकाउंट में पैसे का पेमेंट होगा नहीं। सबसे बड़ा बात कि हम लोग किसी भी तरह से सेफ्टी प्रोवाइड कर पाए, किसका, जो बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए। और क्या हुआ, ब्लैक मनी रुक गया। यानी अगर हम चेक से पेमेंट करें किसी को तो वहां पे ब्लैक मनी का जनरेशन नहीं हो सकता है। तो चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद रेमिटेंस ऑफ द फंड होता है, रिमिट करके करता है फंड को, ठीक है ना। फंड का क्या करता है, रेमिटेंस करता है। वो फंड रखता है, रेमिटेंस करता है। अलाइड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसको थोड़ा समझाना है आपको। बैंक तो पैसे का लेन देन करता ही करता है, अदर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अलाइड सर्विसेज मतलब होता है एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कैसा, मैं कहूं कि लॉकर प्रोवाइड करता है, लॉकर फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब देखिए लॉकर फैसिलिटी में क्या होता है, जैसे मेरे घर पे सोने चांदी जेवर सब रखा होता है तो पहले चोरी हो जाता था। अब लोगों को फैसिलिटी दी गई कि जो भी सोने चांदी है वो बैंक के लॉकर में जाके रख दो, चोरी होने से बच जाएगा, ठीक है ना। चोरी होने से बच जाएगा, आग लगने से बच जाएगा। अगर आप लॉकर में रखते हो तो उसकी पूरी सिक्योरिटी किसकी, पूरी सिक्योरिटी गवर्नमेंट की हो जाती है। तो इसे अलाइड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। याद रखेंगे क्या क्या देता है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, फिर क्या करता है, वो किसी को लोन दे देता है जिसको बोलते हैं लेंडिंग ऑफ फंड। चेक की फैसिलिटी देता है, रेमिटेंस ऑफ फंड होता है, और अलाइड सर्विसेज मतलब एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और क्या होता है, अब जरा बताइएगा, न्यू टॉपिक है इसमें बैंक के बाद। अब तो धीरे धीरे जब बैंक ग्रोथ करने लगा तो ई बैंकिंग बढ़ने लगा। क्या होने लगा, ई बैंकिंग फैसिलिटी बढ़ने लगी। कैसा ई बैंकिंग, जरा बताइएगा। ई बैंकिंग में क्या होने लगा, ई बैंकिंग में ई चेक भी इशू होने लगा, डिजिटल चेक जिसको बोलते हैं, डिजिटल चेक इशू होने लगा। यानी ई बैंकिंग में डिजिटल चेक इशू होने लगा, ई बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर होने लगे, ई बैंकिंग फैसिलिटी से बिजनेस तेजी से चलने लगा। ई बैंकिंग से हम जो काम बैंक में लाइन लगा करके 4 घंटे में कंप्लीट करते थे वो अब काम हम 4 मिनट में कर देते हैं, 4 सेकेंड में कर देते हैं। सिर्फ उंगली को टक टक करना है, खत्म, पैसा ट्रांसफर। और पहले के समय में क्या हुआ, जब भी बैंकिंग नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, बैंकों में लाइन लगते थे, पैसा डिपॉजिट करते थे। सबसे पहली बार चोरी होने की संभावनाएं बढ़ गई थी। दूसरी संभावना ये थी टाइम का कंज्यूमिंग था, जिससे हमारा बिजनेस क्या था, स्लो चल रहा था। अब हमारे बिजनेस का रफ्तार क्या हो जाएगा, ग्रोथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि बैंकिंग फैसिलिटी तो उंगली पे क्लिक करते ही पहुंच जाता है किसी के अकाउंट में पैसा। हम बहुत सारी चीज़ों को बैंकिंग के थ्रू परचेज भी करते हैं, सेल भी कर लेते हैं। आप देखते होंगे अमेजोन पे, आपने अमेजोन से कुछ खरीदते हैं, तुरंत आप पेमेंट कर देते हैं। कैसे, ई बैंकिंग के थ्रू आपके घर पे सामान आके रखा जाता है, आपको भी टाइम का बचत हो गया, सेफ्टी प्रोवाइड हो गई। ई बैंकिंग फैसिलिटी से क्या हो गया, हमारा बिजनेस जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ होने लगा, इकोनॉमी को फैसिलिटी प्रोवाइड होने लगी। जरा बताइएगा, बिजनेस कोई सर्विसेज देता है कि नहीं, बिजनेस को तो सारे सर्विसेज उठा के दे देता है बैंकिंग।
तो उनको क्या देता है, बैंकिंग क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कोई कैश में लेता है क्या, नहीं, 5 लाख का सब कुछ गुड्स लेना है ना, फोन कर देता, भाई पैसा हम ट्रांसफर कर रहे हैं, गुड्स भेज दो, ना इसको वहाँ जाने की जरूरत है, ना गुड्स देखने की जरूरत है, वो यहाँ पर भेज देता है, पैसा वहाँ ट्रांसफर कर देता है किसी भी चीज़ के। ये ई बैंकिंग से ही पॉसिबल हो पाया है इंडिया के अंदर ऐसी फैसिलिटी। अब जो नेक्स्ट दूसरी हमने बैंकिंग के बारे में पढ़ा था, बैंकिंग के बारे में जो कॉमर्शियल बैंक जितने फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस बैंकिंग के फंक्शन में हम लोगों ने इस तरह से देख लिया। अब हम लोग को देखना है कि क्या इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कैसे इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब देखिएगा इंश्योरेंस होता क्या है, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच में, ऐसी पार्टी, एक इंश्योरेंस कंपनी और एक ऐसा पर्सन जिसको डैमेज होता है, जिसको नुकसान होता है, वो पर्सन जिसको नुकसान होने का डर है वो पर्सन, और एक वो इंश्योरेंस कंपनी, इन दोनों के बीच का एक एग्रीमेंट होता है, जो ये एग्रीमेंट में लिखा होता है कि किसी भी तरह के नुकसान होने पर हम आपको उस नुकसान की भरपाई करेंगे, यानी उसका हम लोग आइडेंटिटी करेंगे। आइडेंटिटी मतलब होता है भरपाई करना, उसकी आइडेंटिटी होगी, जो भी आपका लॉस होगा, ये दोनों के एग्रीमेंट को इंश्योरेंस करते हैं। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस इज द एग्रीमेंट बिटवीन द एग्रीड पार्टनर पार्टी एंड द इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड इंश्योरेंस। हम यही बोल सकते हैं ना, इंश्योरेंस क्या है, जो ऐसी पार्टी है जो लॉस को बियर करती है, लॉस होने वाला है, उसको डर है कि लॉस हो जाएगा, और एक इंश्योरेंस कंपनी है, दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है उसी एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस बोलते हैं। किस बात का इंश्योरेंस, डैमेज क्लेम का इंश्योरेंस, डैमेज क्लेम का इंश्योरेंस, जितने का नुकसान होगा। जैसे ये कैलकुलेटर है, मुझे डर लगता बहुत महंगा है, कहीं टूट ना जाए, मैं इंश्योरेंस करवा लिया, चोरी होने की संभावना है, मैं इंश्योरेंस करवा लेता हूँ, इससे क्या फायदा हो जाता है, अगर ये मैं फेंक देता हूँ कहीं टूट जाता है तो क्या होगा, कौन पैसा देगा, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, किसकी, इसकी भरपाई करेगी जितनी इसके नुकसान हो गया। वैसे फेंकने से थोड़ी ना दे देगी, लेकिन हमको क्या होगा, सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा ये ऐसे ही हो गया है, ठीक है। फिर होगा इंश्योरेंस सर्विसेज में इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू अरेंजमेंट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है एंड एग्रीमेंट है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट है अंडर द विच वन पार्टी agreed in the return for the consideration to the pay an agreed amount of money is another party to make a loss or damage or injury in something of value insured। जितने पैसे का इंश्योरेंस करवाया, ये कैलकुलेटर एक्चुअल में 10,000 का है, 10,000 का करवाएंगे तो मान लीजिए 10% प्रीमियम आता है तो इसका 1,000 रुपए का इंश्योरेंस का पैसा लगेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये कैलकुलेटर हम 8,000 मान के ही इंश्योरेंस करवाएंगे, 800 ही प्रीमियम देना पड़ेगा। 800 प्रीमियम देंगे तो बताइए इसका अगर नुकसान होता है तो कंपनी क्लेम कितने पे देगी, 10,000 की देगी या 8,000 की देगी। हम जितना सम ऑफ अमाउंट इंश्योर्ड किए होंगे उतने का क्लेम कंपनी देगी। यही कह रहा है, एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच में, अंडर विच वन पार्टी, वो एक पार्टी एग्रीड इन रिटर्न फॉर द कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन रिटर्न करेगी, एक पार्टी जो इंश्योरेंस कंपनी, यानी एक पार्टी वो जो कंसिडरेशन रिटर्न करेगी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी, एंड टू पे एन एग्रीड अमाउंट, कितना एग्रीड अमाउंट पे करेगी टू मनी इन अनदर पार्टी, दूसरी पार्टी को, टू मेक ए लॉस और डैमेज और इंजरी इन समथिंग, किसी चीज का लॉस, डैमेज या इंजरी होता है, सहन करने वाला व्यक्ति को के बीच में क्या है, एग्रीमेंट होता है उसको पे करके। मतलब समझ में आया, इंश्योरेंस कंपनी और एक ऐसा पर्सन जो कुछ लॉस बियर करता है, इंजरी होती है जिसके गुड्स की, इन दोनों के बीच के एग्रीमेंट को जो कंसिडरेशन के फॉर्म में दिया जाएगा उस लॉस के बदले, उसी के एग्रीमेंट को, उसी के कॉन्ट्रैक्ट को इंश्योरेंस बोला जाएगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग ने इंश्योरेंस तो पढ़ लिया, अब हम लोग को कुछ छोटी चीजें पढ़नी है। क्या फंक्शन है आप इंश्योरेंस का, फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस क्या है, तो प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी बताएगा, अनसर्टेनिटी में सर्टेनिटी प्रोवाइड कर देना ही क्या है इंश्योरेंस कंपनी का काम है। जैसे गुड्स
जा रहा है, अब कहाँ से आ रहा है, जम्मू कश्मीर से गुड्स आ रहे, क्या सेब आ रहे हैं, या फिर कोई गुड्स आ रहा है बहुत दूर से, अब वो रास्ते में आता है तो रास्ते में क्या हो सकता है, रास्ते में एक्सीडेंट से नुकसान हो सकता है इस गुड्स का, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। मान लीजिए कार आता है, BMW कार, एक बड़े कंटेनर में कार भर के आता है, 10 कार ही BMW का हो तो भी 9 करोड़ 10 करोड़ का बताएगा, रास्ते में मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी करेगी, अगर उसको इंश्योरेंस करवाया जाएगा तो। यानी हम अगर रास्ते में गुड्स चल रहा है उसका भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं ना, इंश्योरेंस करवाते हैं तो अब क्या कैसा फंक्शन है, प्रोवाइडिंग द सर्टिनिटी, बताएगा जब कंपनी भेजती है तो उसको सर्टिनिटी प्रोवाइड हो गया, पहुंचेगा तो ठीक, अगर एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, यानी सर्टिनिटी हो गई उसको कि पैसा हमको मिलेगा, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन सर्विसेज देगा, प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट करेगा उस गुड्स को, बचाने का काम करेगा उस गुड्स को। फिर कहता है रिस्क शेयरिंग करेगा, रिस्क को बांटेगा, रिस्क को बियर करेगा। वो अगर कंटेनर लड़ जाता है तो रिस्क किसका है, रिस्क मालिक का है, ओनर का, BMW कंपनी का है, लेकिन कौन बियर करता है, इंश्योरेंस कंपनी रिस्क शेयर कर रहा है। बात समझ में आई, असिस्ट इन द कैपिटल फॉर्मेशन, वो कैपिटल फॉर्मेशन में असिस्ट करता है, ठीक है ना। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल बढ़ाने में असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, हमको असिस्ट करता है, हेल्प करता है इंश्योरेंस। बात समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी, चलिए कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं किसके, इंश्योरेंस के। कैसे प्रिंसिपल हैं इंश्योरेंस के, कुछ प्रिंसिपल हैं इंश्योरेंस के, जैसे ऑलमोस्ट गुड फेथ। ऑलमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या हो गया, मतलब जो हमारे दो लोग हैं, ये बेचारा एक पर्सन है और एक ये इंश्योरेंस कंपनी है LIC, एक LIC है, ये कंपनी और ये पर्सन, इन दोनों के बीच में क्या है, एग्रीमेंट है, किस बात का, कि अगर तुमको लॉस हुआ, तुम लोगे तो आंसू पोंछेंगे हम, और इंश्योरेंस कंपनी पूछेगी, कैसे, लॉस की भरपाई करके, लॉस की भरपाई करके आंसू पोंछेगी। तो इनके बीच में जो एग्रीमेंट होगा तो कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ ऐसे रूल्स होंगे जिसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कह रहे क्या, ऑलमोस्ट गुड फेथ, मतलब गुड फेथ का मतलब होता है यहाँ पे कि जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, वो इंफॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। ऑलमोस्ट गुड यानी दोनों पार्टी का कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशन छुपे हुए नहीं होने चाहिए, या उस जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवा रहा है उसको कुछ ऐसा नहीं छुपाना चाहिए जिससे लॉस कंफर्म हो जाए। एक कहानी सुनाए, आप सुनते होंगे बहुत सारे बिजनेस में आग लग जाती है। जब बिजनेस में नुकसान होता है अक्सर तो बिजनेसमैन आग लगाता है। बिजनेसमैन क्यों आग लगाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से, मान लीजिए एक मेरा बहुत बड़ा सा, एक सुने होंगे बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें 10 लाख रुपए का पूरा एसेट लगा है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 10 साल हो गए, रेपुटेशन भी उसके साथ जुड़ गया है। तो हमने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी से 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा दिया है। इंश्योरेंस कंपनी से हमने 15 लाख का 15 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया, उसका प्रीमियम भर दिया। इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के बाद हुआ क्या, कुछ दिन के बाद अब बिजनेस में लॉस हो रहा था। अब मेरा एक चाल था, ये चाल क्या था, हमने आग लगा दिया जानबूझकर, जो अच्छे अच्छे गुड्स थे उसको हटा दिया, खराब खराब सा गुड्स रख के आग लगा दिया उसमें। अब आग लगा देंगे, इंश्योरेंस कंपनी को फोन करेंगे, मेरे बिजनेस में आग लग गई, आओ देखो उसको। जब इंश्योरेंस कंपनी आएगी तो रात को थोड़ी ना पता कर पाएगी खराब गुड्स जलाए कि अच्छा गुड्स जलाए, तो वहां पर उसको पैसे की भरपाई हो जाएगी। आप देखते होंगे बिजनेस में जब लॉस होना शुरू होता है तो वहां आग लगना शुरू होता है, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस होता है बिजनेस का। तो फिर क्या होता है,
यहाँ पर क्या हुआ, जो एग्रीमेंट होता है, अब जो हमने खराब गुड्स रखा था वहाँ पे, बताएगा क्या वो गुड फेथ है क्या, विश्वास नहीं है ना, हमने गलत किया है। तो यानी कैसा होना चाहिए, ऑलमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, गुड्स फेथ होना चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए। फिर कहता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब कंसिडरेशन होना चाहिए। जितने का हम इंश्योरेंस करवा रखे हैं, 4 लाख का इंश्योरेंस करवाया तो 4 लाख के बराबर पैसा मिलेगा, 3 लाख का करवाया 3 लाख के बराबर मिलेगा, 10,000 का करवाया 10,000 के बराबर मिलेगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। आर्डिमिनिटी का मतलब होता है, हिंदी होती है भरपाई करना, जितना नुकसान होगा जिसका, उसकी हम क्या कर देंगे, भरपाई करेंगे। जैसे मान लीजिए भरपाई करना मतलब ये हो गया, जैसे कि गुड्स है पूरा, ये इतना नुकसान हो गया तो कंपनी इतने की भरपाई सिर्फ करेगी, जितना डैमेज हो गया, इतना डैमेज हो गया तो इस डैमेज, मान लीजिए पूरा है 20,000 का, मान लीजिए इसका 1/4 ये है तो 1/4 आ जाएगा 5,000, तो डैमेज कितना मिलेगा उसको, 5,000 का। कहता हूँ आइडेंटिटी की भरपाई कितने की करेगा, ये 5,000 का करेगा। बात समझ में आ रही, आइडेंटिटी मतलब होता है भरपाई करना। फिर कंट्रीब्यूशन होता है। एक बात सुनिएगा, बहुत अच्छी सी बात है, हमने क्या किया, थोड़ा होशियारी कर गया, थोड़ा होशियार बन गए। यहाँ पर एक आईएनजी इंश्योरेंस होता है, आईएनजी, ठीक है ना। देखिए अब क्या हुआ, आदित्य बिरला का है ये आईएनजी इंश्योरेंस, तो ये इंश्योरेंस करता है ये भी। अब क्या हुआ, ये पर्सन है, इसने इंश्योरेंस करवा लिया अपने गुड्स का, यहाँ भी करवाया 10 लाख का, यहाँ भी करवा दिया 10 लाख का। इसको तो होशियारी सोची थी कि गुड्स जल जाएगा, जब बिजनेस में हम आग लगा देंगे तो 10 लाख एलआईसी से ले लेंगे, 10 लाख आईएनजी इंश्योरेंस से ले लेंगे, 20 लाख रुपए मिलेगा। बताइए 10 लाख का गुड्स जला 20 लाख की मांग करता है, ऐसा पॉसिबल है कभी, नहीं पॉसिबल है ना, नहीं पॉसिबल है। तो क्या हुआ, मान लीजिए 10,000 का गुड्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, जल गया, तो ये दोनों लोग उस रेशियो में उस लॉस को बियर करेंगे जिस रेशियो में इसने इंश्योरेंस करा। मान लीजिए इसे 10 लाख का, इसे 20 लाख का, और 10 लाख का नुकसान एक्चुअल में हुआ तो इस 1:2 के रेशियो में इस दोनों को बांटेंगे। मतलब 20 लाख के बराबर ये पैसा देगा 10, लेकिन लॉस कितना बियर करेंगे, आप 25 कंपनियों से करवा लीजिए, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू है उतना ही इंश्योरेंस मिलेगा। यही कहता है कंट्रीब्यूशन। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हैं, तो एक्चुअल में जितना लॉस होता है वो लॉस सभी लोग मिल के बियर करेंगे, ये नहीं कि अलग अलग सब लोग देंगे पैसा, ठीक है ना। ये होता है क्या चीज, ये होता है कंट्रीब्यूशन। सब्रोगेशन मतलब क्या होता है, सब्रोगेशन का मतलब सबसे पहले मिटिगेशन देख लीजिए। The duty of the insurance is that take the reasonable step to, इसका मतलब मिटिगेशन का मतलब होता है कि जब आग लगती है तो आप बैठ के सोचो नहीं, आग जल रही है, अब मान लीजिए आग लग गई, अब हम बैठ के क्या कर रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, अरे इंश्योरेंस कंपनी देगी ही, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, मुझे क्या, जलने दो, जल रहा है जलने दो, ऐसा नहीं। अगर गुड्स जल रहा है तो रीजनेबल स्टेप टेकन, रीजनेबल स्टेप टेकन बाय द इंश्योर्ड पर्सन, जो इंश्योरेंस करवा रहा है उस पर्सन को रीजनेबल स्टेप लेना पड़ेगा उसको बचाने के लिए, उस गुड्स को बचाने के लिए उसको स्टेप लेना ही पड़ेगा। कैसा स्टेप, एक रीजनेबल स्टेप लेना ही पड़ेगा जिससे वो गुड्स को बचा पाए। जैसे गुड्स को बचा पाए, मान लीजिए गुड्स जल रहा है, गुड्स को जलने से बचाने के लिए उसको सब रीजनेबल स्टेप टेकन होगा, सब रीजनेबल स्टेप उसको लेना ही पड़ेगा। और क्या है सब्रोगेशन, जैसे मान लीजिए मेरे पास गुड्स है, ये गुड्स है मेरे पास, ये गुड्स है, हमने इसको 10 लाख का खरीदा था, इसका इंश्योरेंस करवा लिया 10 लाख, लेकिन ये किसी रीजन से आज इसकी प्राइस 50 लाख हो गई है, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास ये अधिकार नहीं है कि इस 10 लाख वाले गुड्स का जो हमने इंश्योरेंस करवाया है, इस 50 लाख के गुड्स को अपने पास रख ले और इसको मार्केट में सेल कर दे और आपको 10 लाख रुपए प्रोवाइड कर दे। मान लीजिए एक मेरे पास ये बुक है, ये 10 लाख की है, लेकिन किसी रीजन की वजह से आप पेंटिंग देखते होंगे, एक पेंटिंग है 10 लाख की थी,
लेकिन किसी रीजन की वजह से वो पेंटिंग 50 लाख की हो गई। हमने इंश्योरेंस करवाया था, अब वो चोरी हो गई। हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, भाई मेरा जो ये था पेंटिंग थी वो चोरी हो गई। इंश्योरेंस कंपनी कहती है वो लाओ 50 लाख की पेंटिंग हम बेच कर दें, चल आपको 10 लाख का आपने इंश्योरेंस करवाया उसको दे देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी को 40 लाख का फायदा हो जाएगा, 10 लाख दे देगी। ऐसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं कर सकती कि जो गुड्स जला है उसको अपने कब्जे में ले ले, फॉरफिट कर ले और उसको बेच के कुछ प्रॉफिट कमा ले और आपको पैसे की रिकवरी कर दे। ऐसा इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट नहीं होता है। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ डैमेज क्लेम करेगी, सिर्फ डैमेज का पेमेंट करेगी जितना डैमेज हुआ है बस। और इंश्योरेंस कंपनी के पास पोजीशन का कोई भी राइट नहीं होता है, ये सब्रोगेशन भी बोला जाता है। अब जो टाइप्स होते हैं इंश्योरेंस के वो 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, जो लाइफ को इंश्योर किया जाता है, और दूसरा आग से बचाया जाता है, और तीसरा पानी से बचाया जाता है, मैरीन इंश्योरेंस। लाइफ जीवन को बचाओ, फायर इंश्योरेंस आग से बचाने के लिए, मैरीन इंश्योरेंस पानी से बचाने के लिए किया जाता है। ये 3 तरह का इंश्योरेंस होता है। अब हम इन तीनों को अलग अलग आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको तीनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे।